जिस इंसान का मन, तन और हृदय होता है स्वस्थ, उसी इंसान की जिंदगी होती है मस्त। दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसे मेहमान आने वाले हैं जिन्होंने अपनी सेवाएं फोर्टिस और मेट्रो जैसे नामची और प्रसिद्ध हॉस्पिटल में दी और अभी भी कार्यरत हैं रुद्रपुर के एक नारायण हॉस्पिटल में, जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगियां, हजारों लोगों की जिंदगियां सुधारी और बचाई भी है। जी हाँ, आज हमारे बीच हैं एक ऐसे मेहमान जो आपके दिल की धड़कनों को बढ़ा सकते हैं, दिल की धड़कनों को तेज कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगा डॉक्टर SP सिंह सर का, जो एक वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट है, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जिनसे आज हम बहुत अच्छी बातें करेंगे। और आजकल जो चल रहा है, हार्ट अटैक के इतने केसेस और दुनिया भर के कोरोना को लेकर इतनी ज्यादा हो हल्ला हो रही है, उन सब चीजों का हम आज निवारण और मिथ सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद अमित जी। तो सर, मैं आपको बता देता हूँ सर, आपने कीमती समय दिया है, इसके लिए फिर से मैं पूरे आभार व्यक्त करता हूँ मेरी तरफ से और मेरी दर्शकों की तरफ से। और ये पॉडकास्ट तीन भागों में रहता है बेसिकली सर। पहला सर हमारा एक रहता है क्विक राउंड, जहाँ पर आपको यस और नो में आंसर देने। दूसरा हमारा लॉन्ग फॉर्मेट रहता है, जहाँ पर आपको 102 मिनट में देने सर। और तीसरा रहता है हमारा रैपिड फाउंड, यहाँ पर कुछ एक खतरनाक से सवाल होंगे सर, जो आपको हैंडल करने हैं सर। सो पहला सर हमारा जो दर्शकों का सवाल है कि आजकल जो सीने में दर्द होता है, क्या वो दर्द हार्ट अटैक होता है सर? नहीं, हर दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। सर आजकल जो कोरोना वैक्सीन को लेकर के मिथ है कि कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक ज्यादा हो रहे हैं। ऐसा अभी भी कोई कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला है कि उसके वजह से हार्ट अटैक ज्यादा हो रहा है। बट हाँ, जब कोरोना वायरस हुआ था उस कंडीशन में हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए थे। कई ऐसे इंसिडेंट्स हुए जैसे कि थ्रोम्बोसिस बढ़ी। थ्रोम्बोसिस मतलब आर्टरी के अंदर के थ्रोम्बस बन गया, इसकी वजह से हार्ट अटैक हुए। ऐसा पाया गया, लेकिन वैक्सीन से पर से अभी भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि उससे हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। सर आजकल जिम में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या जिम जाना एक खतरा है सर हार्ट अटैक के लिए? नहीं, जिम जाना खतरा नहीं है, लेकिन जिम जाने से पहले अपनी एक फिजिकल फिटनेस करानी चाहिए कि आप जिम करने के लिए फिट हैं कि नहीं है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि एसिम्टोमेटिक कोर्नियाटी डिजीज होती है, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है। जब एक्स्ट्रा बर्डन शरीर के ऊपर डालते हैं, जब ओवर एक्सरसाइज करते हैं, तब अचानक से वो आर्टरी की डिजीज की वजह से कभी कभी कोर्नी आर्टरी का प्लेग रप्चर हो जाता है, जिस वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तो आपको जब भी जिम जाना है अपनी पहले फिजिकल फिटनेस करा लीजिए, उसके बाद जिम करना स्टार्ट कीजिए। सर क्या अल्कोहल का कंजप्शन ज्यादा, अल्कोहल पीने से ज्यादा भी हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है? हाँ, एक लिमिटेड अमाउंट अल्कोहल का वो रीजनेबल होता है हार्ट के लिए, लेकिन अगर हम एक्सेस अल्कोहल लेते हैं तो उससे हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। सर आजकल यूथ को लेकर एक अलग तरह का एक माहौल चल रहा है, क्योंकि यूथ की आधी लाइफ मुझे लगता है कि ब्रेकअप और पैचअप में निकल जाती है सर। तो क्या ब्रेकअप को लेकर भी हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं सर? देखो, पर से ब्रेकअप से हार्ट अटैक नहीं बढ़ते हैं, लेकिन अगर जैसे मैंने बताया किसी एसिम्प्टोमेटिक कोर्नियाटी डिजीज है और उसको पता नहीं है उसके बारे में, और अचानक से उसने ओवर स्ट्रेस ले लिया, चाहे ब्रेकअप के बाद जो स्ट्रेस हो जाता है, तो इन सब की वजह से कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स में हार्ट अटैक हो सकते हैं। वो भी उनमें जिसमें अंडरलाइंग कोरोनरी आर्टरी डिजीज या हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये नॉर्मल बंदा जिसमें कि कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक बंदा होता है, तो उनमें खाली पैचअप से या ब्रेकअप से हार्ट अटैक होने के चांसेस का कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है। सर क्या वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन होते हैं लोग, तो वेजिटेरियन वालों को कम खतरा होता है, नॉन वेजिटेरियन वालों को ज्यादा खतरा होता है हार्ट अटैक का? एक्चुअली खतरा दोनों में हो सकता है। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं, पर्टिकुलर जो कि रेड मीट लेते हैं, इसमें सेचुरेटेड फैट ज्यादा होते हैं, तो इनकी वजह से क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम लोग एडवाइज करते हैं कि रेड मीट कम से कम ले या ना लें। जो वेजिटेरियन डाइट्स होती है, अगर वेजिटेरियन डाइट के अंदर बहुत ज्यादा ऑयली चीजें अगर ले रहे हैं, उसमें भी सेचुरेटेड फैट ज्यादा ले रहे हैं, तो उससे भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग एडवाइज करते हैं कि बैलेंस डाइट लीजिए। बैलेंस डाइट का मतलब है ऐसी डाइट जिसके अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ अवेलेबल होता है जो कि बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है। वो क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि आपका प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए,
फैट जो कि अनसेचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए, सेचुरेटेड कम होना चाहिए। खाने के अंदर होल ग्रेन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, इन सब की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप फिश लेते हैं तो आप ऑयली फिश जो होती है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिश जो होती है ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड का एक बहुत अच्छा सोर्स होती हैं। अपने खाने में होल ग्रेन्स या फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाएं, तो इन सब से क्या होता है कि हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऑयल की मात्रा कम से कम रखें, नमक भी कम से कम लें। तो अगर कोई कहे कि नहीं सिर्फ वेजिटेरियन डाइट लेने से हार्ट अटैक नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। अगर वेजिटेरियन डाइट आपकी हेल्दी नहीं है तो उससे भी हार्ट अटैक होने के खतरे बढ़ जाते हैं। सो इस फॉर्मेट का लास्ट सवाल सर। आजकल जो बच्चे हैं सर, ऐसा डेटा के हिसाब से बता रहे हैं कि 14 साल, 15 साल, 18 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो क्या उन बच्चों में सेक्स अधिक या मेस्टुर्बेशन करने से भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं सर? नहीं नहीं, ऐसा कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है कि सेक्स ज्यादा करने से या मैस्टरबेट करने से हार्ट अटैक बढ़ते हैं। ये सब उन कंडीशनों में होता है जिसमें कि मतलब अंडरलाइंग हार्ट डिजीज होती है। अगर किसी को अंडरलाइंग हार्ट डिजीज पहले से जिसका हमें पता नहीं है, और कोई इन एक्टिविटी में बहुत ज्यादा लिप्त पाया जाता है, तो उनमें कभी कभी ओवर स्ट्रेस की वजह से कुछ कार्डियक इंसिडेंट्स हो सकते हैं। बट हर किसी में ऐसा नहीं होता। ओके सर, थैंक यू सर। तो सर बढ़ते हैं सर थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और ब्रीफ में बताने की कोशिश करिएगा सर। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इससे पहले या मैंने इससे पहले ये एपिसोड देखा होता तो शायद मेरी फैमिली की या आपकी फैमिली की हेल्थ काफी अच्छी होती। ये आपको वीडियो अकेले नहीं देखना है, ये आपको अपनी फैमिली के साथ देखना है। और आप जिनको प्यार करते हैं, जिनके आप करीब हैं, जिनको आप मोहब्बत करते हैं, ये वीडियो उनको जरूर भेजना और शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है जो आपकी जिंदगी बदलेगा, ये एक वीडियो है जो आपकी जिंदगी बचाएगा। सो सर आगे बढ़ते हैं। सबसे दूसरा सवाल हम करते हैं सर कि हार्ट अटैक बेसिकली होता क्यों है सर? हार्ट अटैक एक्चुअली इसको कोनियाटी डिजीज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट की जो आर्टरीज होती है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल धीरे 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 जमा होते होते कोनी आर्टरी के ल्यूमेन को कम करता जाता है, तो जिससे कि ब्लड फ्लो प्रभावित होता है। तो ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम होता जाता है, जैसे कि शुरुआत में लोगों को चलने में सांस फूलना या सीने में हल्का भारीपन आना या तेज चलने में कभी कभी दर्द होना, ऐसे सिम्टम स्टार्ट होते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है कि वो जो कोनी आर्टरी डिजीज के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है इसको बोलते हैं एथीरोमेटस प्लेक। तो इसके ऊपर एक लेयर होती है, वो ओवर एक्सर्शन करने से या किसी ओवर एक्टिविटी की वजह से वो लेयर हट जाती है या रप्चर हो जाती है। तो उससे उससे वहां पे प्लेट जाके जमा हो जाते हैं, वहां पे क्लॉट फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे जो खून का दौरान पहले कम हो गया तो वो अचानक से बंद हो जाता है, जिससे एक सीने के दर्द और पसीना घबराहट ये तुरंत एकदम बढ़ जाती हैं। तो इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक मीन्स कोनी आर्टरी का सडन खून का दौरान बंद होना, इसको हार्ट अटैक बोलते हैं। हाँ सर, दूसरा सवाल ये कि होता बेसिकली क्यों है सर? तो जैसे मैंने बताया कि हार्ट की नसों के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल से आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है, जिससे खून का दौरान वहाँ कम होता जाता है। तो जिसकी वजह से उसको हार्ट को जितने प्रॉपर अमाउंट में जो खून चाहिए होता है, क्योंकि खून के द्वारा ही ऑक्सीजन जाती है, न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, सब खून के द्वारा जाते हैं, वो हार्ट को प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, या जो सफिशिएंट रिक्वायरमेंट उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है, तब उसको सिम्टम आना शुरू होते हैं। और किसी ओवर एक्सर्शन की वजह से या किसी ऐसी एक्टिविटी की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल प्लेग अगर रप्चर हो जाए तो उसके अंदर प्लेलेट जाके जमा हो जाते हैं, जमा होने की वजह से में क्लॉट बन जाता है। क्लॉट बनने से जो थोड़ा बहुत खून का दौरान चल रहा था वो बिल्कुल टोटली बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और हार्ट अटैक होने के बाद क्योंकि खून का दौरान अचानक बंद होने से वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, इससे कि मायोकार्डियम या हार्ट की मसल जो होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। ऐसे कहते हैं कि हार्ट की पंपिंग कमजोर हो गई, जिसकी वजह से पेशेंट हार्ट फेलियर में भी जा सकता है, पेशेंट शॉक में भी जा सकता है। तो ये हार्ट अटैक की वजह से होता है। अ, सर क्या हर सीने का दर्द को लोग समझ लेते हैं हार्ट अटैक हो गया? तो वो बेसिकली नहीं क्या नहीं, होता हर हर सीने के दर्द हार्ट अटैक नहीं होता। हार्ट अटैक कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि सीने में दर्द हुआ, साथ में वो पेन आपको लेफ्ट हैंड, मोस्टली लेफ्ट हैंड की तरफ रेडिएट करता है, वो आपके जबड़े की तरफ जा सकता है, कभी कभी सीवियर गैस्ट्राइटिस भी कर सकता है, साथ में स्वेटिंग है, घबराहट है, ये सब हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। लेकिन कुछ पेन ऐसे होते हैं, जैसे कि सपोज उसको चेस्ट में पेन हो रहा है, तो डीप इंस्पिरेशन से या डीप गहरी सांस लेने से बढ़ रहा है, या कहीं पोस्चर चेंज करने से बढ़ रहा है, या कभी आगे झुकने से, या थोड़ा बहुत
प्रेस करने से चेस्ट को वो पेन बढ़ रहा है, तो ये सब जो होते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन होते हैं। तो हमको अगर कोई पेशेंट चेस्ट पेन बताता है तो उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेना चाहिए, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कौन सा पेन कार्डियक है, कौन सा नॉन कार्डियक है। सर इससे बचने का क्या उपाय है सर, क्या इससे बचा जा सकता है? हार्ट अटैक से बिल्कुल बचा जा सकता है। हार्ट अटैक पहले हमें पता होना चाहिए हार्ट अटैक किन किन कंडीशनों में ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, या जो एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं या एक्सेसिव अल्कोहल लेते हैं, या सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। तो ये सब फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें तो हम काफ़ी हद तक हार्ट अटैक से बच सकते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे कि अगर किसी की सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो रेगुलर एक्सरसाइज में, अगर वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, डेली एक्सरसाइज करें। डायबिटीज है तो डायबिटीज को कंट्रोल करें, जिसमें कि ड्रग थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर की प्रॉपर दवाइयाँ लें, आप डाइटरी पैटर्न भी फॉलो करें, जैसे कि आपका जिसमें कि नमक की मात्रा का सेवन कम करना चाहिए। इन सब से भी आपका ब्लड प्रेशर कम कंट्रोल होता है। इसके अलावा जो ओवर स्मोकिंग करते हैं या ओवर अल्कोहल लेते हैं वो उनको अवॉइड करना चाहिए। तंबाकू का सेवन करते हैं, तंबाकू बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिससे कि हम अगर इनको मॉडिफाई करें, अपने लाइफ स्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, तो हार्ट अटैक से बच सकते हैं। कुछ लोग हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट होते हैं, तो जैसे फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया होता है, इसमें कि फैमिली टू फैमिली कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता जाता है। मीन्स अगर उसके फादर मदर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है तो उनके बच्चों में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, तो हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक बढ़ते जाते हैं। तो आपका अर्ली चेकअप अगर कराएं तो हमें पता चल जाता है कि इनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या है, और उस हिसाब से अगर हम डाइटरी पैटर्न फॉलो करें, हम ट्रीटमेंट लें और एक्सरसाइज करें, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल रहेगा और हम आगे आने वाले हार्ट अटैक से बच सकते हैं। सर अभी आपने देखा होगा कि लोग इसके लिए अवेयर भी रहते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है तो समझ सकते हैं कि वो टेस्ट वगैरह नहीं करा सकते, डॉक्टर की एडवाइस नहीं ले सकते। पर आपने देखा होगा सर अभी कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार पुनीत, हम सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव, और रीमा, एक एक्ट्रेस थी जो काफी रोल उन्होंने निभाए। और हाल फिलहाल अभी आपने देखा होगा मल्होत्रा शुक्ला एक एक्टर थे वो भी। और इंद्र कुमार जैसे यंग लोग जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, जिनको डाइट भी फॉलो करते, सारी चीजें फॉलो करते थे, उनकी आ, पता चला कि वो जिम करने के बाद, पोस्ट जिम के बाद ही उनकी डेथ हुई, वो भी हार्ट अटैक की वजह से। तो क्या उनको ये सब चीजें पहले नहीं पता चल सकती? जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप जिम करते हैं, अगर हैवी जिम करने वाले हैं, तो पहले अपने हार्ट का बैकअप करा लीजिए। आपको एक ऐसी एश्योरेंस मिल जाए कि हार्ट के अंदर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको जिम करना सेफ होता है। और कभी कभी ऐसा होता है जिम करने से, अगर सपोज वेट लिफ्टर वाला बंदा है जो वेट लिफ्टिंग करता है और ओवर अगर वेट लिफ्टिंग करता है, तो उससे क्या होता है, आपको जो एरोटा होता है, जो आपको मेन एरोटा मतलब मेन आर्टरी होती है जो कि पूरे हार्ट पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाती है, तो उनमें टेयरिंग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जिसको बोलते हैं एरोटिक डिसेक्शन। तो उसके सिम्टम बिल्कुल हार्ट अटैक जैसे होते हैं और जिसमें सडन डेथ भी हो सकती है। दूसरी चीज, अगर जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें क्या है, जो पसीने के रास्ते पानी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि शरीर में डिहाइड्रेशन जैसा सिचुएशन पैदा हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन से क्या होता है कि जो प्लेलेट जो होते हैं वो स्टिकी हो जाते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, प्लेलेट स्टिकी हो जाते हैं, जिससे कि प्लेलेट के क्लॉट बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनसे भी हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिस जिम में आप जा रहे हैं वहाँ पे सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि वहाँ पे माहौल एकदम प्लेजेंट हो, कूल होना चाहिए, ताकि आप प्रॉपर ताकि आप प्रॉपर आई मीन हाइड्रेशन मेंटेन रहे, प्रॉपर टाइम टू टाइम आप अपना पानी भी लेते रहें, ताकि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन ना पहुंचे। और वहाँ का टेम्परेचर भी सुटेबल होना चाहिए ताकि एक्सेसिव स्वेटिंग ना हो। और ओवरवेट से बचें अनटिल अनलेस आप बिल्कुल फिजिकली फिट हैं। और एकदम सडन वेट ना बढ़ाएं, क्योंकि अदर अचानक वेट बढ़ाने से क्या होता है कि आपकी आर्टरी जो एरोटा होता है उस पर प्रेशर पड़ता है और उसकी टेयरिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे कि एरोटिक डिसेक्शन बोलते हैं, जिससे सडन डेथ भी हो सकती है। एक चीज और अच्छा। बताना चाहूंगा, जी। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि एचओसीएम वाली कंडीशन होती है। एचओसीएम का मतलब होता है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। तो ऐसे पेशेंट ये होते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से इसमें अरिदमिया होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और कभी कभी एलवीओटी का ग्रेडियंट बढ़ जाता है, इनकी वजह से सडन डेथ भी हो सकती है। इसलिए अगर कोई हैवी एक्सरसाइज करने वाला बंदा है तो उसको सबसे पहले आपका एक कार्डियक वर्कअप करा लेना चाहिए, ताकि हमें पता चल जाए कि वो इस कंडीशन के लिए फिट है कि नहीं।
सपोज अगर कोई अनडायग्नोज पेशेंट हो, उसको डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी हो या एचओसीएम हो, उसने हैवी एक्सरसाइज कर ली तो उसे एरिथमिया हो गया, पेशेंट की डेथ हो सकती है। जिम करने वाले मेरे दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना, बैक करके सुनना, इस पॉज करके सुनना, ताकि सारी चीजें आपकी दूर हो जाएं और आप स्वस्थ जिंदगी जी सकें। सर, एक डेटा है जो बोलता है कि इंडिया में 80% ब्लॉकेज के बाद पता चलता है, और हर कि उनको आर्टरीज ब्लॉक है, उनकी नालियों में कचरा जमा हो गया है, और हर 40 सेकेंड में एक डिजीज होती है हार्ट अटैक की, और हर 10 सेकेंड में एक व्यक्ति मारा जाता है जिसकी मौत हो जाती है, उसका रीजन हार्ट अटैक है सर। तो क्या सर ये डेटा वेरीफाइड है? आपको क्या कहना है इसमें? आपका कहना बिल्कुल ठीक है, ऐसा है। और जो आप भी कह रहे हैं कि 70 से 80% के ब्लॉकेज के ज़्यादा जब परसेंटेज हो जाती है तभी हमको सिम्टम महसूस होते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। लेस देन 70% ब्लॉकेज पे हमको सिम्टम नहीं होते हैं, हल्का सा माइल्डली, बहुत मतलब किसी को बहुत तेज चलने में कहीं हल्का फुल्का सांस फूलने लगी या हल्का सा चेस्ट हैवीनेस होने लगा, ये माइल्ड सिम्टम हो सकते हैं, बस सिग्निफिकेंट सिम्टम नहीं होते हैं। इसलिए लेस देन 70% केसेस में यूजुअली पेशेंट एसिम्टोमेटिक रहता है। तो ऐसे पेशेंट को, जो ऐसे पेशेंट जिसमें कि फैमिली हिस्ट्री है, मतलब मदर और फादर और किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उनको मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अपना, अगर वो 35 साल की उम्र से ज्यादा हैं या उनको कोई भी हल्का फुल्का भी सिम्टम महसूस हो रहा है, तो अपना एक हार्ट का चेकअप कराना चाहिए, जिसमें कि ईसीजी, इको और ट्रेडमिल टेस्ट शामिल है, और कोलेस्ट्रॉल का लेवल, शुगर, इन टेस्ट को करा लेना चाहिए, ताकि अगर कोई भी सपोज डिजीज डेवलप हो रही है तो हमको पहले से पता चल जाए और हम उसका टाइमली इंटरवेंशन या उपचार कर पाए, ताकि जो फ्यूचर हार्ट की प्रॉब्लम है उनको होने से बचा जा सके। युवाओं में सर, अभी आपने बताया ही है, उनकी भी एक रिपोर्ट आई है कि जो कोरोना वैक्सीन, मतलब जिसको भी कोरोना की लहर आई थी फर्स्ट और सेकेंड, तो पहले वाले कोरोना में और दूसरे वाले कोरोना में जिसको भी कोरोना हुआ है, उसको हार्ट अटैक के चांसेस के रिस्क बढ़ गए। ऐसा एक नेचर की रिपोर्ट कहती है। और दूसरा ये कहती है कि 2022 में 32,000 लोग की डेथ हुई है हार्ट अटैक से, जो करीब 22% इंक्रीज है कोविड से पहले के साथ। तो ऐसा क्यों सर? क्या कोरोना वैक्सीन का इसमें कोई लेना देना है सर, या कोरोना डिजीज का लेना देना है? देखो, मेन मेन रोल तो इसमें कोरोना डिजीज का है। कोरोना डिजीज की वजह से थ्रोम्बोजेनेसिटी या क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ी है। क्लॉट फॉर्मेशन होने की वजह से, उनकी वजह से ही हार्ट अटैक के चांसेस भी बढ़े हैं। तो ये बिल्कुल सत्य है कि कोरोना डिजीज होने के बाद हार्ट अटैक के परसेंटेज बढ़ गई है। और जो वैक्सीन है, हालांकि अभी कुछ इसमें इशू उठा था कि कोरोना वैक्सीन से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़े हैं, लेकिन स्टिल साइंटिफिकली बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस अभी नहीं आया है। बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं जिसमें कि ऐसा माना गया है कि कोरोना वैक्सीन लगने से उनको हार्ट अटैक बढ़े। बट ये वो पेशेंट थे मोस्टली जिनमें कि कोरोना डिजीज हो चुकी है पहले। तो मे बी ये जो हार्ट अटैक बढ़े हैं वो कोरोना डिजीज की वजह से बढ़े हुए हैं। तो नो डाउट, कोरोना इन्फेक्शन होने के बाद हार्ट अटैक बढ़े हैं, कार्डियोमायोपैथी बढ़ी है, हार्ट डिजीज काफी इंक्रीमेंट हुआ है। तो ये जो सर अफवाह हल्ला मच रहा है, हो हल्ला हो रहा है कि कोरोना वैक्सीन की वजह से, दो हमने जो डोज ली उसकी वजह से हमारे नौजवान भी हार्ट अटैक आ रहा है, बुढ़ों को तो आ ही रहा है, तो ये सर क्या मिथ है, या आपने जैसे ये बताया अभी कि? अभी अभी कोई साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है ऐसा कि कोरोना वैक्सीन की वजह से ही हार्ट अटैक बढ़ रहा है। जैसे मैंने बताया ना, जिसको अंडरलाइंग एसिम्प्टोमेटिक डिजीज है, वो कोइंसिडेंटली ऐसा हो गया, उसको वैक्सीन लगी, उसके बाद उसको ऐसा इंसिडेंट हो गया हार्ट अटैक का, या कोई हार्ट डिजीज हो गई। हम उसको कोरिलेट कर देते हैं कि हमने वैक्सीन लगाया उसके बाद ऐसा हुआ। हो सकता है उसको अंडरलाइंग डिजीज पहले से रही हो जो हमको नोटिस ना हो। तो अभी बिल्कुल कहना 100% ठीक नहीं है कि ये सब कोरोना वैक्सीन की वजह से ही ऐसा हुआ है। जब तक कि हम किसी पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री ना लें, उसकी इन्वेस्टिगेट ना कराएं, प्रॉपर मतलब उसका इवोल्यूशन ना करें, तब तक हम नहीं कह सकते। कहते हैं सर कि अगर आपको एक अच्छी बीवी मिल जाती है तो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वही है। बट ऐसा सर डेटा कहता है कि वुमेन्स में हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम होते हैं, वुमेन्स में ज्यादा होते हैं। ऐसा क्यों सर? हाँ, बिल्कुल सही क्वेश्चन। ये डेटा कहते हैं, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डेटा है कि मैन में हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा हैं और फीमेल से कम है। कुछ हार्मोन, उनके प्रोटेक्टिव हार्मोन्स होते हैं जिस वजह से हार्ट अटैक कम हो जाते हैं, जिसमें कि ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा कॉमन होता है। ईस्ट्रोजन एक कार्डियो प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है। ये हार्मोन सिर्फ फीमेल्स के अंदर होता है, मेल के अंदर वो वाला हार्मोन नहीं होता है। हार्मोन जो मेल में होता है वो उसको प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हम हेरिडिटी वाइज भी देखें तो मेल ज्यादा प्रोन होते हैं। तीसरी चीज,
कि मेल जो होता है वो ओवर ओवर स्ट्रेस कंडीशन में जीता है, उसको वर्क स्ट्रेस होता है, फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, या और सारे प्रेशर होते हैं, जिसकी वजह से वो ओवर स्ट्रेस की वजह से भी हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज होने के चांसेस उनमें बढ़ जाते हैं। सपोज इसमें कुछ लोग ऐसे जो कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं चाहे प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, दोनों में आजकल बड़ा टारगेट ओरिएंटेड जॉब है। अगर आपका टारगेट नहीं प्रॉपर हो रहा है, तब आपको टारगेट पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा लेबर करनी होती है, इसमें रात भर जगना भी होता है आपको, मेंटल स्ट्रेस भी बहुत रहता है ना। तो इन सब के आपका खान पान भी बाधित होता है, आपका बाहर का जंक फूड वगैरह ये सब भी यूज करना बहुत ज्यादा यूज कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, तो इन सब की वजह से भी आपके शरीर के अंदर जो है बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, और और आप हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज या हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। सर एक और थोड़ा सा पर्सनली है आपके, आपने तो कॉरपोरेट में जॉब भी करी है, इंडिया के फेमस हॉस्पिटल फोर्टिस मेट्रो। तो एक ऐसा सर लोगों का मानना है कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टर क्या डर पैदा कर देते हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट डॉक्टर डर पैदा नहीं करते, वो आपको एक्चुअल सिचुएशन बताते हैं। सपोज कोई बंदा ऐसा आता है जो अपनी हार्ट की स्क्रीनिंग कराने आया, हमने ईसीजी किया, इको किया, ट्रेडमिल टेस्ट किया, और एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि उसका ट्रेडमिल में सिम्टम आना शुरू हो गए और ट्रेडमिल उसका ईसीजी में चेंजेस आया, ट्रेडमिल पॉजिटिव आया। हमने उसको बताया कि भी आपका ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव है, आपको इसके आगे के जो एडवांस टेस्ट होते हैं वो कराना चाहिए, अगर आप नहीं कराएंगे तो हो सकता है आप हार्ट अटैक के शिकार हो सकते हैं। तो हमने तो उसको रियलिटी बताई, लेकिन पेशेंट उसको हो सकता है कि अदर वे में ले जाए कि हमको जबरदस्ती डराया जा रहा है, ये पैसे ऐंठने की तरकीब है कि उनको ज्यादा ज्यादा पैसा ऐंठे और ऊपर का टेस्ट कराएंगे, जबकि हमको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एसिम्टोमेटिक हार्ट डिजीज आजकल बहुत कॉमन होती है, जिनमें अगर सिम्टम नहीं भी हैं, अगर इन्वेस्टिगेशन आ रहे हैं तो फर्दर एडवांस टेस्ट करके हमको क्लियर करना चाहिए कि उनको सही में कोई ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी डिजीज तो नहीं है या कोई और दूसरी हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि कारपोरेट आपको डरा रहा है। कारपोरेट वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपको सही राय दे रहे हैं, ताकि आप टाइमली आपका बीमारी पता चल पाए और उसका समय से निदान हो पाए, ताकि आप फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं उनसे बचें। सर आजकल खान पान को लेकर काफी लोग कॉन्शियस हो गए हैं। टीवी में तरह तरह के ऐड आते हैं कि गुड फॉर हेल्थ एंड गुड फॉर द हार्ट। बहुत सारे ऐसे ऑयल आते हैं जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है कि आप ऐसा ऐड नहीं चला सकते कि कोई भी तेल हार्ट के लिए हेल्थी नहीं हो सकता। बट फिर भी लोग लेने के लिए उतावले हैं सर। तो ऐसा कुछ मैसेज देना चाहें, कौन सा तेल सर सही होता है, कौन सा लेना चाहिए पेशेंट को, कौन सा एक नॉर्मल आदमी को लेना चाहिए सर? देखो कोई एक पर्टिकुलर तेल फिक्स नहीं है कि यही तेल हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, कोई भी तेल लें उनकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, बहुत लिमिटेड अमाउंट में यूज होना चाहिए। कुछ तेल ऐसे होते हैं जिसमें कि ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड ज्यादा होते हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, तो जैसे कैनेला ऑयल है, ये फोर्टिफाइड ऑयल भी होता है। तो ये हार्ट के लिए हेल्दी माने जाते हैं, लेकिन उनकी भी एक लिमिटेड मात्रा लेनी चाहिए। सर थोड़ा सा और बता दीजिए हमारे को, थोड़ा सा एक नॉन मेडिकल एरिया में कि जैसे कि लोग बोलते हैं आर्टरीज, तो कुछ लोग समझ नहीं पाते आर्टरीज क्या होता है, इको, ईसीजी एंड एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी। तो इनमें से काफी लोग डरते हैं कि अभी उनको बोल दिया कि हम्म। आईसीयू में है और उनकी एंजियोग्राफी हो रही है, एंजियोप्लास्टी हो रही है, तो लोग घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। तो पता लगा उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हार्ट अटैक की, बट जो पैनिक हो गए उनको हो गई। तो ये थोड़ा सा भ्रम दूर करिए सर। हाँ, एक्चुअली कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं हार्ट के कंडीशन को जानने के लिए। इसमें एक ईसीजी होता है। ईसीजी क्या होता है, एक हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको हम एक पेपर पे निकाल लेते हैं। तो कई सारी लीड लगा के हम एक पेपर पे हार्ट की जो है वेव्स निकालते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हार्ट की एक्टिविटी कैसे चल रही है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको इसी से प्राप्त हो जाती है, जैसे कि आपका दिल की धड़कन कैसे चल रही है, आप कोई उसके अंदर ब्लॉकेज तो नहीं आ रहा है, मतलब उसको एरिथमिया बोलते हैं। तीसरी चीज होता है कि अगर कोई कोई इस्कीमिया वाला, इस्कीमिया मीन्स कहीं अगर हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होता है तो भी ईसीजी के अंदर में पहले उसमें आ जाता है, ईसीजी में एसटीटी चेंजेस आ जाते हैं, इससे हम पता कर पाते हैं इसके अंदर हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं इस्कीमिक इवेंट हो रहा है या चल रहा है। तो ईसीजी तो सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई कोई प्रिकिंग या कोई इंजेक्शन ऐसा कोई चुभने वाली कोई चीज नहीं लगाई जाती है। एक दूसरा टेस्ट होता है इको। इको एक जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं पेट का, वैसे हार्ट का एक अल्ट्रासाउंड होता है, उसको हम इको बोलते हैं। इको में सिंपली एक प्रोब होता है, जैसे अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें भी जेली लगाते हैं, ऐसे इको के प्रोब में भी जेली लगाते हैं, और हार्ट के सरफेस के ऊपर उसे मल्टीपल जगह उसको रोटेट करके हम हार्ट की एक्टिविटी देखते हैं, जिसमें कि हार्ट का शेप कैसा है, साइज कैसा है, वॉल्व कैसे हैं, कोई लीकेज तो नहीं है, ये सारी चीज
हम इको से पता कर पाते हैं। एक और टेस्ट होता है ट्रेडमिल, जैसे आपने देखा होगा कि हम जिम में भी अगर जाते हैं तो ट्रेडमिल एक मशीन होती है, उसमें हम दौड़ते हैं। जी 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 जी। हम वही मशीन को यूज करते हैं अपने हार्ट के एग्जामिनेशन के लिए। तो वही ट्रेडमिल मशीन को हम यूज करते हैं, उसमें बस अंतर होता है कि जो हम जिम में करते हैं उसके अंदर ईसीजी की लीड नहीं लगी होती है, लेकिन जो अपने सेटअप में करते हैं इसमें ईसीजी की लीड लगी होती है, और लीड जो होती है वो पूरा ईसीजी का रिप्रेजेंटेशन करती है। तो जैसे आप दौड़ते हैं साथ साथ आपका ईसीजी भी कंप्यूटर पे चलता रहता है। तो उसका एक ग्राफिक जो है हम लोग प्रिंट निकालते हैं, जिससे हमें चलते दौरान आपके हार्ट की एक्टिविटी में ईसीजी में क्या चेंज आया है वो हम उसको पता कर पाते हैं। तो बिल्कुल सेफ टेस्ट होता है, उससे कोई डरने वाली बात नहीं होती है। अच्छा, अगर सपोज किसी को हमने ट्रेडमिल कराया और उसमें टीएमटी पॉजिटिव आया, जिसे बोलते हैं ट्रेडमिल टेस्ट पॉजिटिव, तो ये इंडिकेट करता है कि आपकी हार्ट की नसों में कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो सकता है। तो अब कितने परसेंटेज ब्लॉकेज है ये हम सिर्फ मतलब इको या ट्रेडमिल से नहीं बता सकते हैं। उसके लिए एक एडवांस टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी एक सिंपल टेस्ट है जिसमें एक हाथ की नस, उसको रेडियल आर्टरी बोलते हैं, पैर की नस जिसको फीमोरल आर्टरी बोलते हैं, दोनों से किया जा सकता है। पहले टाइम में हम लोग पैर की नस से करते थे, वो थोड़ा सा पेनफुल होता था, बट आजकल जो है नई टेक्नोलॉजी आ गई इसमें कि हाथ की नस से एंजियोग्राफी करते हैं। तो उसमें जैसे कि जब कोई इंजेक्शन लगाने के लिए कैनोला लगाते हैं सिर्फ उतना ही पेन होता है। यहाँ पे एक छोटी सी सीट डालते हैं, सीट डालने के बाद एक छोटा सा वायर होता है, और इसके थ्रू एक कैथेटर होता है, वो हम पास करके हार्ट की नसों तक पहुंचते हैं, और वहां पे डाई डाल के हार्ट की जो आर्टरी होती है उसकी एनाटॉमी को हम देख लेते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज है तो कितने परसेंट है, क्या वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। अगर सिग्निफिकेंट है तो अगर फर्दर हमें क्या करना है, स्टंटिंग करनी है, या हमें आगे किसी बाईपास सर्जरी के भेजना है, या अगर ब्लॉकेज 70% कम है तो हो सकता है सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट से काम चल जाए। ये सारा डिसीजन सिर्फ एंजियोग्राफी से ही पॉसिबल है। आजकल एक तो जो बताया ये इन्वेजिव एंजियोग्राफी था, एक आजकल नॉन इन्वेजिव एंजियोग्राफी भी आता है, इसको बोलते हैं सीटी एंजियोग्राफी। ओके ओके तो सर। सीटी गाइडेड कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, जिसमें कि एक कैनोला लगाते हैं, उसमें डाई इंजेक्ट करते हैं, और वो डाई आपका आर्टरी को होती हुई कोरोनरी आर्टरी तक जाती है, और हमें कोरोनरी आर्टरी का एनाटॉमी दिख जाती है। तो उससे भी हम पता कर पाते हैं कि उसको मतलब हार्ट की डिजीज है कि नहीं। तो दोनों टेस्ट से हम पता कर पाते हैं, दोनों टेस्ट क्वाइट सेफ हैं, डरने की कोई बात नहीं है, कोई किसी तरह से घबराने की बात नहीं है, और बहुत ही मुश्किल 5 से 7 मिनट का टेस्ट होता ओके सर, थैंक यू सो मच। अब हम लास्ट अपने रैपिड राउंड में बढ़ते हैं सर। तो इसमें सर आपको थोड़ा सा अच्छे से जो भी क्वेश्चंस आएंगे, हाँ नाम में या थोड़ा सा अपने हिसाब से जवाब देना है सर। पहला है सर, डिस्क्रिप्टिव वे में। जो डेथ होती है तो लोग बोलते हैं डॉक्टर जिम्मेदार होते हैं, तो क्या इसके डॉक्टर जिम्मेदार होते हैं सर? तो ये कहना तो गलत है कि हर डेथ के पीछे डॉक्टर जिम्मेदार है। अगर कोई पेशेंट आता है तो डॉक्टर अपनी पूरी मेहनत करता है, जितनी उसकी स्किल है उस उससे वो ज्यादा कोशिश करता है कि उसके पेशेंट को अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिले, वो अच्छा होके घर जाए। सपोज कोई पेशेंट सीरियस हो भी जाता है तो डॉक्टर खुद भगवान से प्रे करता है, हे प्रभु कुछ ऐसा कर कि मेरा ट्रीटमेंट इसको सटीक लगे और ये अच्छा होके घर जाए। अगर बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है पेशेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, ट्रीटमेंट देने के बाद भी उसको कोई लाभ नहीं हो रहा, तो ये दोष देना डॉक्टर गलत है कि डॉक्टर की कमी की वजह से हो गया। उसने तो अपना पूरा एफर्ट किया, लेकिन कंडीशन कभी कभी कुछ ऐसी होती है कि ट्रीटमेंट लाभ नहीं दे पाता और पेशेंट की डेथ हो जाती है। ओके सर। दूसरा सर, एक फार्मा कंपनी, तो फार्मा कंपनी का मेडिकल इंडस्ट्री में मतलब मेडिकल लाइन में क्या रोल होता है सर? देखो, डॉक्टर और फार्मा कंपनी एक दूसरे के पूरक हैं। बिना फार्मा कंपनी के डॉक्टर अधूरा है, और बिना डॉक्टर के फार्मा कंपनी अधूरी है। जो भी नई रिसर्च आती है फार्मा कंपनी वाले लेके आते हैं, नई ड्रग की खोज करते हैं। ये नई ड्रग जो असाध्य बीमारियां होती हैं उसमें बड़ी कारगर होती हैं। आपने देखा होगा पहले कि जो टीबी की दवाइयां नहीं आती थी, तो अगर जी किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गई इसका मतलब उसको मरना तय है। किसी को अगर कैंसर हो गया तो कैंसर कोई दवाई नहीं होती थी, कैंसर हो गया इसका उसको मरना तय है। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, पहले कोई दवाइयां नहीं होती थी, तो इसका मतलब इनको हो गया तो ये लाइलाज है, ये कभी ना कभी ये बहुत जल्दी निपटने वाले हैं। ये मान के हम लोग उनको छोड़ उनकी उनकी कंडीशन में छोड़ देते हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सारी नई रिसर्च हुई जिनकी वजह से नई ड्रग का डेवलपमेंट हुआ, और इन रिसर्च की वजह से जो ड्रग आई उनसे जो असाध्य बीमारियां हुई उनका इलाज संभव हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि कैंसर जो कि लाइलाज था अब उसका इलाज पॉसिबल है। ट्यूबरकुलोसिस जो कि पहले लाइलाज मानते हैं उसका इलाज पॉसिबल है। हार्ट डिजीज जो पहले की लोग मर जाते थे इनका इलाज ही पॉसिबल नहीं हो पाता था, अब जो नई ड्रग आ गई उसकी वजह से हार्ट अटैक होने के भी चांसेस कम हो गए। अगर हार्ट अटैक हो भी गए तो उसको इजिली मैनेज किया जाता है।
तो फार्मा कंपनी और डॉक्टर एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। सर तीसरा सवाल है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, आप किसको प्रेफर करते हैं सर? दोनों अपने अपनी जगह ठीक है। कॉर्पोरेट अपनी जगह ठीक है, प्राइवेट भी अपनी जगह ठीक है। बट डिपेंड ये करता है, कॉर्पोरेट जो बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं उनमें क्या होता है, सारी फैसिलिटी एक रूफ के अंदर, एक छत के नीचे अवेलेबल हो जाती है। सपोज किसी कोई बीमारी हो गई, उसके साथ मल्टीपल कोमोडिटी हैं, तो बड़ी जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं वो सारी कॉमोडिटी को टैकल कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, उनका सारा इलाज वहाँ पे पॉसिबल, एक छत के नीचे पॉसिबल हो पाता है। प्राइवेट सेटअप होते हैं, अगर कुछ छोटे प्राइवेट सेटअप होते हैं, जो बेसिक जो बीमारियां होती हैं उनका इलाज तो वहाँ पॉसिबल हो पाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज उनके सेटअप में पॉसिबल नहीं है, जिनकी एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, तो उनके लिए बड़े कॉर्पोरेट सेटअप की नीड होती है। तो सब अपने अपने लेवल पे दोनों अच्छा काम करते हैं, और दोनों जरूरी भी हैं। हर कोई कॉर्पोरेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं कर पाता, तो उनको अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिल जाता है। अगर कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज वहाँ पे पॉसिबल किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, तभी उनको किसी हायर सेंटर या ऐसे कॉर्पोरेट सेटअप में रेफर किया जाता है, जहाँ पे उनके इलाज के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सर एक और सवाल लास्ट। आपको अगर मौका मिले सर, अगर आपको कुछ कर मौका मिलता है कुछ बदलने का, चाहे वो फार्मा इंडस्ट्री हो और चाहे वो मेडिकल इंडस्ट्री हो, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? अह, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो, मैं ये चाहता हूँ कि हर किसी को इलाज मुमकिन हो। तो ऐसी बीमारियां जो कि लंबी बीमारियां हैं, जिसमें कि लाइफ टाइम दवाइयां खानी होती हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो दवाइयां हो वो चीप, मतलब कॉस्ट ऐसी हो कि लोग उसको खरीद पाएं और अपना इलाज करा पाएं, क्योंकि उनको लाइफ टाइम दवाइयां की नीड होती है। तो ऐसी रेंज में दवाइयां होनी चाहिए ताकि लोग उनका खर्चा उठा पाएं, आम पब्लिक उसका खर्चा उठा पाए। जिनके पास अच्छा पैसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। बट एक जो लंबी बीमारियां होती हैं उसमें आप देखोगे मोस्टली लोग जो होते हैं वो कॉमन मैन होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा पैसे का सोर्स नहीं होता है। तो ऐसी कैटेगरी वाली दवाइयाँ, ऐसी बीमारियों वाली दवाइयाँ जिसमें लॉन्ग टर्म समय तक ट्रीटमेंट चलता है, वो सस्ती होनी चाहिए, अफोर्डेबल लिमिट में होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर हमेशा कोशिश करता है उसका मरीज को बेहतर से बेहतर इलाज मिले और अच्छा होके जाए। अगर बाई चांस किसी वजह से डॉक्टर से कोई कैजुअलिटी हो जाती है, या ट्रीटमेंट के दौरान किसी पेशेंट कोई सीरियस हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो हर चीज के लिए डॉक्टर का ब्लेम ना किया जाए। डॉक्टर भी एक ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी एक अपनी स्किल होती है, स्किल की लिमिट होती है, अपनी स्किल से वो जितना मैक्सिमम एफर्ट कर सकता है वो करता है। कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका पेशेंट लॉस हो या उसकी लाइफ से कोई खिलवाड़ हो, हमेशा राइट। बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो उसमें अपने डॉक्टर पे फेथ रखो, और उसको भी हिम्मत बंधाओ कि डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, आप जैसा करेंगे बेस्ट होगा, आप अपना इलाज करिए। इससे डॉक्टर भी जो उसकी मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और अपनी जितनी भी मैक्सिमम एफिशिएंसीज होती है वो अपना इलाज देने की कोशिश करता है। सो एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करूंगा, उससे पहले मैं और निवेदन करना चाहता हूँ। अ, क्या आप अपनी फैमिली से प्यार करते हैं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। हाँ मैं करता हूँ। तो अगर आप करें, कहने से नहीं होगा, करने से होगा। और करने से कैसे होगा? ये पूरा वीडियो देखने से होगा। और पूरा वीडियो देखना नहीं है, लोगों को शेयर भी करना है। और जितने भी आपके करीबी हैं उनको ये भेजना भी है। और मिल के देखना है, बैठना है और ये चीजों को इम्प्लीमेंट करना है। ऐसे वीडियो बार बार नहीं मिलते। इतना सारा ज्ञान आपको एक जगह नहीं मिलता है। तो बहुत मिन्नतों से, बड़ी 1 साल से मैं सर से रिक्वेस्ट कर रहा था, पिछली बार भी मैंने करा था, सर ने बड़े मुश्किल से टाइम दिया है। तो ये वीडियो बार बार देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि लोग अवेयर हो सके, स्वस्थ रह सके। और जिनको ये प्रॉब्लम होने वाली है उन तक ये बात पहुंचे और वो स्वस्थ रह सके। तो सर लास्ट सवाल, 3 लोगों के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? पहला सर एक पेशेंट, दूसरा सर कुछ फार्मा के लिए, और तीसरा कुछ मेडिकल लोगों के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे हॉस्पिटल्स हो। कोई 3 मैसेज फटाफट दे दीजिए सर, 2 मिनट का टाइम है सर। पहला मैं से अपने पेशेंट के लिए देना चाहूंगा। एक तो अपना लाइफ स्टाइल ठीक रखें, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करें, अपनी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को चेंज करके लाइफ स्टाइल मतलब इस तरह से चेंज करके उसमें कि कुछ फिजिकल एक्टिविटी के लिए आप समय निकाल पाएं। 30 से 40 मिनट की एक्टिविटी के लिए डेली टाइम निकालिए। ये आपकी हेल्थ के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए और दूसरी फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। प्रॉपर मात्रा में नींद लीजिए, 6 से 7 घंटे की नींद एक नॉर्मल बंदे के लिए
रिक्वायर्ड होती है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन आपकी है तो डी स्ट्रेस हुई है, इसमें योगा प्राणायाम मेडिटेशन ये सब करिए। आप अगर कोई कोमोबिडिटी जैसे डायबिटीज हाइपरटेंशन या कोई जैसे डिसलिपिडीमिया ओबेसिटी है तो इनको अपना डॉक्टर को दिखाइए, टाइमली दवाइयाँ लीजिए, उनके अकॉर्डिंग अपना जो है ट्रीटमेंट प्लान अपना लीजिए। अगर अल्कोहल ही लेते हैं तो अल्कोहल बंद कीजिए, स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड कीजिए, तम्बाकू बिल्कुल अवॉइड कीजिए, और हेल्दी रहिए। एंड और सर। दूसरा, फार्मा कंपनी के लिए, फार्मा कंपनियां, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप रेगुलर वे में अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहिए ताकि नई नई ड्रग्स आएँ, ताकि जो असाध बीमारियां जिनकी अभी ड्रग्स अवेलेबल नहीं हो पाई हैं उनके लिए भी ड्रग अवेलेबल हों, और लोगों को उसका बेनिफिट मिले, उनकी बीमारियां ठीक हों और वो स्वस्थ लाइफ जी पाएं। और थैंक्स सर। तीसरा, मेरे जितने मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं या जो हेल्थ केयर पर्सनल्स हैं उनको मैं एडवाइस करना चाहूँगा कि पेशेंट का इलाज करना बहुत जरूरी है, लेकिन पेशेंट के साथ साथ खुद का भी ध्यान रखें, क्योंकि डॉक्टर भूल जाते हैं कि वो भी एक इंसान है, उनको भी स्वस्थ होने की जरूरत है, उनको भी रेगुलर वही चीज की नीड होती है जो एक आम पब्लिक को होती है। तो अपना खुद भी ध्यान रखिए, जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप अपने मरीज का अच्छे से मतलब इलाज कर पाएंगे। तो जब आप स्वस्थ हैं तभी मरीज को स्वस्थ कर पाएंगे, इसलिए दोनों का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिवन टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बहुत सारे लोग देखेंगे और बहुत सारे लोगों को फायदा होगा। और